स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोगों ने मेरा पहला सेशन देखा होगा। यहाँ पे आज का जो मेरा सेकंड सेशन है, ये सेशन प्योरली साइंस के ऊपर फोकस है। यहाँ पे जो मैंने पहला सेशन देखा यहाँ पर बताया था तुमको, यहाँ पे उसमें मैंने ये बताया था कि करियर मेकिंग को लेके तुमको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सेशंस को तुम एक दो बार अगेन देखो यहाँ पे, और उसके डिटेल्स को तुम जॉट डाउन करो यहाँ पे, और उसके बारे में डिस्कशन जरूर करो। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो साइंस को डिवोटेड रहेगा। यहाँ पे इनफैक्ट साइंस के लिए मुझे डिस्कशन बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो रहते हैं यहाँ पे वो जनरली साइंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उनके क्वेरीज होते हैं यहाँ पे, एंड इट इज द रीजन व्हाई आज का हमारा जो फोकस होगा वो साइंस की तरफ रहेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज होता है कि सर ये स्ट्रीम का सिलेक्शन हम कैसे करें, कि हम साइंस में जाए, हम कॉमर्स में जाए, आर्ट्स या किसी और फील्ड में। मैंने जैसे कल के सेशन में तुमको बताया था कि तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। यहाँ पे इस इंटरेस्ट के बारे में तुमको देखना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे कि मैं साइंस को लेके बताता हूँ कि कौन से स्टूडेंट को साइंस की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे जनरली क्या होता है यहाँ पे कि अगर स्टूडेंट का परसेंटेज बहुत अच्छा आता है तो लॉट ऑफ पीपल बोलते हैं कि तू साइंस में चला जा, मीडियम आएगा तो कॉमर्स में चला जा, कम आएगा तो बोलते हैं कि आर्ट्स में चला जा। बट एक्चुअली में दिस इज नॉट द वे हियर, ये अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है यहाँ पे। और जिनको भी साइंस की तरफ जाना है यहाँ पे, उनको किन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो पहला पॉइंट इंक्लूड किया है, हु शुड टेक इट हियर, किनको साइंस की तरफ जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग क्या है, इंटरेस्ट इन साइंस। अब तुमको रिकलेक्ट करना पड़ेगा लास्ट 5-6 years, 6, 7, 8, 9, even 10. How was the science subject for you? क्या वो ऐसा सब्जेक्ट था जिसको लेके तुम कंफर्टेबल थे, उसके अलग अलग कंसेप्ट को लेके तुम्हारे माइंड में स्पार्क आता है कि हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ऐसा करना है। अगर ऐसा कुछ रहा है यहाँ पे और साइंस के कंसेप्ट को तुम हमेशा टीचिंग में फोकस करते हो, तुमको इजीली पता भी चलता है, मन में एक फीलिंग आता है कि यस आई नीड टू लर्न इट मोर, मैं इसके बारे में और एक्सप्लोर करूं। तो अगर कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है, देन यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन साइंस हियर। ओके, तो साइंस स्ट्रीम में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए ये एक मैंने तरीका बताया जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, फैसिनेशन फॉर टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्निकल थिंग्स होता है, तुम में से कितने लोग को इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करता है, बल्ब्स है, एलईडी बल्ब्स है, मोबाइल का वर्किंग होगा, कंप्यूटर, आईटी, टेक्नोलॉजी, उसको लेके बहुत फैसिनेशन है। नए नए टेक्नोलॉजी को सीखने को लेके भी तुम्हारे अंदर बहुत इंटरेस्ट है यहाँ पे। इनफैक्ट तुम में से कितने जन को बहुत सारे एप्स है डाउनलोड करना, कैसे चलाना है, कैसे उसके पीछे वर्कआउट करना है, ये एक्सपर्टीज तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। तो अगर टेक्नोलॉजी को लेके तुम्हारे मन में लगाव है, देन यू आर मेड फॉर साइंस हियर। उसके बाद मैथमेटिकल स्किल्स, ऑल्दो बहुत एक्सेलेंट होना चाहिए ऐसा नहीं है, बट जिनको भी मैथ में बहुत इंटरेस्ट है और मैथ तुम्हारे लिए एक वॉक है यहाँ पे, बहुत इजी है, इट्स योर कप ऑफ टी हियर, देन डेफिनेटली साइंस की तरफ तुम बहुत इजीली जा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एनालिटिकल माइंड, हर जगह पे तुम ये सोचने की कोशिश करते हो कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे के फैक्ट्स को तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। देखो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि तुमको साइंस में स्कोर क्या आता है, तो अगर तुम्हारा माइंड एनालिटिकल है देन यू कैन गो टुवर्ड साइंस। और जो मुझे लगता है कि साइंस के स्टूडेंट के पास होना चाहिए वो धैर्य है, पेशेंस है। लोड्स एंड लोड्स ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि साइंस का जो भी स्टडी होता है और आगे भी जब प्रोफेशनल लाइफ चालू होता है यहाँ पे, तो पेशेंस रखना बहुत एसेंशियल होता है यहाँ पे। तो ये मैंने कुछ सेट ऑफ थिंग्स तुमको बताया यहाँ पे, तुम इसके ऊपर वर्कआउट करो, देखो कि जो सर बता रहे हैं यहाँ पे इसमें से कौन कौन सा चीज मेरे पास है यहाँ पे। और अगर तुमको लगता है कि इसमें से कुछ चीज तुम्हारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, तो तुम एक प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हो यहाँ पे साइंस की तरफ जाने का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक सेशन सफिशिएंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये एक प्रोसेस है। और आज के सेशन में जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको समझने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कशन, डिबेट, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और जून 15 आते आते तुम्हारे फॉर्म डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि वेदर यू वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ साइंस और नॉट हियर। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रिगार्डिंग करियर ऑप्शन, क्योंकि कोई भी साइंस के स्टूडेंट के लिए करियर ऑप्शन का
पार्ट जो है वही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अब साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शंस क्या होता है, ओपन हो जाता है, बहुत सारा करियर ऑप्शंस ओपन हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो बहुत सारा जो करियर ऑप्शंस है उसमें से कुछ मैंने बताया यहाँ पे। इनकेस कोई करियर ऑप्शन अगर मैं मिस आउट करता हूं और तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे इस करियर के बारे में कुछ जानकारी दो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे तुम क्या करो, मैसेज कर दो। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुमको उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं यहाँ पे। ओके, अब जैसे कि इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन में पीसीएम और पीसीबी। ये पीसीएम पीसीबी क्या है, जो तुम्हारा साइंस है वो 11th में आने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब फिजिक्स क्या है, जैसे कि तुम लोगों ने पिछले साल साइंस 1 में ग्रेविटेशन का पार्ट पढ़ा, तुम लोग ने हीट के बारे में स्टडी किया, यहाँ पे टेम्परेचर्स के बारे में स्टडी किया, रिफ्रैक्शन, लेंसेज का तुमने स्टडी किया, ये सब फिजिक्स का पार्ट है। केमिस्ट्री तुमने मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, मॉडल पीरियोडिक टेबल उसका स्टडी किया, केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया यहाँ पे। ओके, और इसके साथ साथ तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट स्टडी किया, कार्बन कंपाउंड्स का, ये सब किस में आएगा यहाँ पे, इट विल ऑल कम इन द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मेटल्स, नॉन मेटल्स का जो स्टडी किया वो भी केमिस्ट्री के विद इन में आएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज अबाउट बायोलॉजी या लिविंग साइंस। जहां जहां पे तुमने लिविंग साइंस के कंपोनेंट को पढ़ा, स्पेशली पार्ट 2 में। ओके, चैप्टर 1 तुम्हारा उसके ऊपर फोकस था, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ओके, ये सब जो पार्ट रहा है यहाँ पे वो सब बायोलॉजी का पार्ट है यहाँ पे। ओके, इससे समझ में आ जाएगा कि तीनों सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मैथ्स तो ऑब्वियस है, मुझे बताने का कोई नीड नहीं है, तुम बहुत साल से मैथ्स को स्टडी कर रहे हो। तो अगर तुम पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो तो तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग का या उस लेवल का जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जहां पर ज्यादा, उसका फील्ड क्या होगा, ओपन होगा यहाँ पे। ओके, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 10th के बाद तुम साइंस लो, पीसीएम का तैयारी करो और फिर उसके जो भी रिलेटेड एग्जाम्स होंगे वो देने के बाद तुम इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो। अब इंजीनियरिंग की तरफ जब तुम जाओगे यहाँ पे तो कुछ बात मैं तुमको अभी से बता के रखता हूं यहाँ पे अबाउट द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स हैं, तुम लोगों ने कुछ फील्ड्स के बारे में सुना भी होगा, जैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और सबसे पॉपुलर आईटी इंजीनियर है, या जिसको हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर बोलते हैं यहाँ पे। ऐसे अलग अलग कोर्सेस है, देयर मे बी अराउंड 100 कोर्सेस और मोर देन दैट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस में आता है यहाँ पे, और जॉब का श्योरिटी या गारंटी इसमें ज्यादा होता है। ओके, मैंने कल जैसे तुमको बताया था, कोई भी फील्ड अगर लेते हैं तो उसका फ्यूचर क्या है उसको देखना बहुत नेसेसरी है। तो लेट मी टेल यू कॉन्फिडेंटली, द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इज सेफ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। ओके, आज भी इंडिया में इंजीनियर्स का बड़ा डिमांड है यहाँ पे, तो तुमको भी ये बात को कंसिडर करना चाहिए यहाँ पे। तो अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाने का तुम्हारा पैशन है यहाँ पे, तो तुमको पीसीएम पे फोकस करना पड़ेगा और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने बात बताया यहाँ पे रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। नेक्स्ट में आता है यहाँ पे मेडिकल कोर्स की तरफ यहाँ पे। ओके, अगर तुम्हारे मन में है कि मैं एमबीबीएस करूं, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, बीडीएस है, ऐसे अलग अलग कोर्सेस होते हैं यहाँ पे। मेडिकल में यूनानी मेडिसिन सर्जरी का होता है, इसको बीयूएमएस बोलते हैं, होम्योपैथी का बीएचएमएस, बीएमएस आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, बीडीएस डेंटल होता है यहाँ पे, दांत के जो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद एमबीबीएस जो टॉप मोस्ट लेवल पे आता है। ये मेडिकल फील्ड में उसके आगे भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, इंजीनियरिंग में भी उसके आगे भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पे फर्दर स्टडी होता है यहाँ पे। ओके, ये भी मैं तुमको क्लियर करके बता देता हूं यहाँ पे। तो ये पीसीबी अगर तुमको मेडिकल की तरफ जाना है तो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, उसके बाद प्योर साइंस, तुम बोलोगे सर मुझे ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये सब के इसमें नहीं जाना है, तो तीसरा अल्टरनेटिव क्या होगा, प्योर साइंस। व्हाट इज प्योर साइंस? जैसे तुम 10+2 12 कंप्लीट करो, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या उसके अंदर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि
आगे जाके क्या होता है कि उसके अंदर भी डिविजन होता है, जैसे बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी का पार्ट आता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, इसको बोलते हैं प्योर साइंस। और आगे जाके उसमें तुम अपना मास्टर्स कंप्लीट करो, फिर डॉक्टरेट करो, एमफिल का कोर्स उसमें कंप्लीट करो यहाँ पे, तो ये पाथ स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब व्हाट हैपेंस हियर कि जनरली तुमको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा और मेडिकल में जाऊंगा तो मेरा लाइफ सिक्योर होगा, तो ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ प्योर साइंस ग्रेजुएट्स हैव गुड डिमांड इन द मार्केट। ये प्योर साइंस के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको बेनिफिट क्या है, सिंस उनके पास बेसिक नॉलेज होता है साइंस का, उनका नॉलेज बहुत बड़े फील्ड में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत इजीली अप्लाई हो सकता है। साइंस ग्रेजुएट्स को हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, ओके, और इसलिए बहुत सारे कंपनीज में जॉब के लिए भी उनको प्रायोरिटी मिलता है यहाँ पे, ओके। तो तुम्हारा अगर ये सोच है कि मुझे इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट ये सब की तरफ नहीं जाना है, तो तुम प्योर साइंस की तरफ जाओ यहाँ पे। देन डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज 10th के बाद स्टार्ट हो जाता है। अब डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है, ओके। बहुत सारा डिप्लोमा कोर्सेज जो होता है वो इंजीनियरिंग से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है मैं तुमको बताता हूँ। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, तुम्हारे पास 2 तरीका है, तुम 10th के बाद 12th करो, एंट्रेंस एग्जाम दो उसका, और उसके बाद डायरेक्ट डिग्री का कॉलेज ज्वाइन करो। दूसरा तरीका, तुम 10th के बाद क्या करो, 3 साल का डिप्लोमा करो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। और ये कंप्लीट करने के बाद तुम चाहो तो डायरेक्ट जॉब के लिए जाओ, या उसके बाद तुम इंजीनियरिंग का कोर्स भी क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ध्यान में रखना, जो स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो आगे जाके डिग्री भी, कॉलेज को ज्वाइन करके डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास डुअल सर्टिफिकेशन रहेगा, डिप्लोमा का भी और डिग्री का भी, दोनों रहेगा। डिप्लोमा के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में 10th के बाद ही प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है यहाँ पे, ओके। इसके बाद पैरामेडिकल कोर्स है जो मेडिकल कोर्सेज को सपोर्ट करता है, जैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अब अभी का टाइम तुम देख रहे हो यहाँ पे, जब ये कोरोना वायरस इतना स्प्रेड हो रहा है, टेस्टिंग करना पड़ रहा है, और ये टेस्टिंग सब कहां पे होगा, लैब्स में होगा। तो ऑब्वियसली नीड किसका पड़ेगा, ऐसे पर्सनालिटीज जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, ओके, उनका बड़ा डिमांड रहेगा। लॉट ऑफ पीपल को लगता है कि लैब टेक्नीशियन बनने से हमको क्या इनकम मिलेगा। लेट मी क्लैरिफाई, इनकम बहुत सफिशिएंट मिलता है। कभी कभी तो डॉक्टर से ज्यादा ये लैब टेक्नीशियंस अर्न कर लेते हैं यहाँ पे, अगर उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट सेटअप रहेगा तो यहाँ पे। इसीलिए पैरामेडिकल कोर्सेज भी है। पैरामेडिकल कोर्सेज में मैं एक और बात तुमको बताऊंगा, वह है फार्मेसी का। क्यों मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है यहाँ पे, फार्मेसी के कोर्स के बारे में। फार्मेसी में तुम 12th के बाद डिप्लोमा अपना कर सकते हो, इसको बोलते हैं डी फार्मेसी। क्या बेनिफिट है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का? बेनिफिट ये है कि तुम डायरेक्टली बहुत सारे फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनीज में जॉब पे लग सकते हो, ओके। और इसके अलावा तुमको खुद का मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिलेगा, ओके। तुमने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर्स होता है, पर मेडिकल स्टोर कोई भी नहीं खोल सकता। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए और वहां पे चलाने वाले के पास कंपलसरी डी फार्मेसी का, यानी डी फार्म होने का लाइसेंस होना बहुत नेसेसरी है, ओके। और वो भी एक अच्छा खासा इनकम जनरेटिंग थिंग है, यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा तुम चाहो तो बी फार्मेसी करो, एम फार्मा करो यहाँ पे, ओके। उसके बाद भी तुम्हारे पास स्कोप है, तुम बहुत सारे कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया में मैं तुमको बता के रखता हूँ कि इंडिया में फार्मा कंपनीज जो है, ओके, वो दुनिया में टॉप पे है, स्पेशली इन द जेनरिक मेडिसिन हियर। हमारे इंडिया में हर साल $25 बिलियन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स होता है, यानी अगर रुपये में तुमको बताऊंगा तो ये अमाउंट करीब करीब 1,75,000 करोड़ तक जाता है। प्लस इंडिया का फार्मा मार्केट भी बड़ा है, तो फार्मा में बहुत डिमांड है, ग्रेजुएट्स का, पोस्ट ग्रेजुएट्स का, डिप्लोमा होल्डर्स का, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी ये डिमांड कम नहीं होगा, ओके। एक और बात मैं ऐड करता हूं कि फार्मा में स्टडी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुमको बहुत ज्यादा स्कोर करने का नीड नहीं है। जिनको भी फार्मा के फील्ड में जाना है, पीसीएम या पीसीबी
दोनों का पढ़ाई चलता है, पर पीसीबी ज्यादा प्रेफरेबल है। परसेंटेज बहुत ज्यादा सिक्योर करने का नीड नहीं है, क्योंकि तुम में से कितने जन को ये लगता होगा कि मैं एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट हूं, मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा तो मैं इसमें जा सकता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा है कि बहुत कम परसेंटेज होने के बावजूद भी तुम इस फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। मियरली 12th के परसेंटेज के बेस पे तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तो ये तुमको बेनिफिट होता है। ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज में, पैरामेडिकल कोर्स में एक और कोर्स होता है नर्सिंग का। तुम 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हो। ध्यान में रखना, नर्सिंग का कोर्स जो होता है ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, और दो गर्ल्स ज्यादा इसकी तरफ जाते हैं यहाँ पे। ओके, नर्सिंग करने के बाद तुम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुमको लगेगा अरे नर्स बनना क्या है, इसमें क्या रखा है, इसमें ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कीप इन माइंड, तुम्हारे पास बहुत सारा प्रोफेशनल नॉलेज आता है, तुम बड़े बड़े डॉक्टर्स के अंडर में काम करते हो। हमारे इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मेडिकल फील्ड एक्सपांड हो रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन सेटअप हो रहे हैं, एंड देयर इज अ बिग स्कैरसिटी ऑफ क्वालिफाइड नर्सेस। इतना ही नहीं, मैं बता के रखता हूं, इंडिया के बाहर भी गल्फ कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, वहां पर भी क्वालिफाइड नर्सेस, स्पेशली जिनका इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, उनका बहुत डिमांड है। इंडिया में एग्जाम्पल आता है स्टेट ऑफ केरल का, जहां से पूरे दुनिया में 5 से लेके 10 लाख के करीब नर्सेस हैं। यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स है, मेंस भी उसमें इन्वॉल्व है। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि मेनी ऑफ यू कैन ऑल्सो गो फॉर व्हाट, बीएससी नर्सिंग कोर्स ही, और पेमेंट तुमको डेफिनेटली तुम्हारे जॉब और काम के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से डिसेंट और अच्छा मिल जाता है। तो ये कुछ मैंने अलग अलग ऑप्शंस तुमको बताया। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जिसका मैं यहाँ पे एलॉबरेट नहीं कर रहा हूं। ओके, अगर मैं एलॉबरेट नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमारा जो कंसर्न वो क्या है कि हम ये समझे कि साइंस से क्या क्या अलग अलग रास्ता ओपन हो रहा है। तो अभी तुमको एक क्लैरिटी आएगा कि हाँ, एक इंजीनियरिंग का है जहाँ पे पीसीएम है, मेडिकल का है, पीसीबी है, प्योर साइंस का जो पार्ट है वहां पे जाया जा सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज जो 10th के बाद पॉसिबल है, देन पैरामेडिकल कोर्सेज है, ये भी इनिशिएट होगा। देयर मे बी सम अदर कोर्सेज आल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस ईयर। ओके, ये भी हो सकता है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, जैसे मैंने बताया, अगर तुमको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स के बारे में मैं डिस्कशन मैंने नहीं किया, तुमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज मेरा जो मोबाइल नंबर है जो शेयर किया हुआ है यहाँ पे, उस नंबर पे तुम क्या करो, मुझे टेक्स्ट करो कि तुमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप करो यहाँ पे। ओके, मैं एश्योर करता हूं कि बेस्ट पॉसिबल हेल्प मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा यहाँ। ओके, लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि देखो, इंफॉर्मेशन तो जो मैं तुमको बता रहा हूं ये तुम लोग को नेट से भी मिल जाएगा। हजारों वेबसाइट है इसके बारे में, इमेजेस, पिक्स, वीडियोस बहुत सारा है, और मैं तो खुद एनकरेज करूंगा तुमको कि तुम जाओ, उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। मुझे पता है तुम में से कोई करता नहीं होगा, बहुत कुछ कम स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, बाकी सब तो बस अपने लाइफ में जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे ही रहेंगे। तो आज मैं तुमको दूसरा भी एक पार्ट बताता हूं कि इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या बात चाहिए और किन बातों को तुम ध्यान में रखो। साइंस में ये नहीं जरूरी है कि तुमको 10th में ज्यादा परसेंटेज आए और तुम्हारे अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट हो, ऐसा नहीं। तुम्हारा आदत क्या होना चाहिए, डीप स्टडी का, कि उसको मैं खोदूं, उसको मैं खोजूं। ओके, ये जो पार्ट होता है ना पे, डिग करो, डेसिपर करो, ये आदत होना चाहिए। इसके लिए बड़ा टैलेंट का जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को यही बोलना है कि जब मैं कंसेप्ट पढ़ता हूं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कंसेप्ट मुझे क्लियर हो, मुझे समझ में आए, इस पे ध्यान देना। ओके, ये साइंस का मूल मंत्र है। ओके, सक्सेस पाने के लिए तुम अगर ये बोलोगे नहीं बहुत पढ़ना, ऐसा नहीं है। पहला होता है बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो अगर तुम डीप स्टडी कर सकते हो, टाइम एनर्जी दे सकते हो, तो सक्सेस आएगा।
अब बात करता हूं मैं कोचिंग का, क्योंकि इसको लेके बड़ा क्वेश्चन। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं पीसीएम इंजीनियरिंग का, तो वहां पर मैं बता देता हूं कि इंजीनियरिंग का महाराष्ट्र में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम क्यों चाहिए? क्योंकि इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज के लिए सीट्स जो है वो कम है और बच्चे ज्यादा है। टेक फॉर एग्जांपल, इंडिया में टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन सा है? वो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया में करीब करीब 18 से 20 है, शायद 2 साल में 25 भी हो जाए। इसमें करीब करीब 20,000 के करीब सीट्स है, पर ये 20,000 सीट्स के पीछे 10 लाख बच्चे जा रहे हैं। 10 लाख बच्चों को 20,000 सीट चाहिए, ऑब्वियसली सबको तो जगह मिलेगा नहीं। प्लस इंडिया में तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा रिजर्वेशन, कोटा, ये सब भी रहता है यहाँ पे। ये सब का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि बहुत सारे बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम। तो आईआईटी का जेईई होता है यहाँ पे, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। महाराष्ट्र में भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होता है यहाँ पे, ओके, जो महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए रहता है। तो अब जब ये एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है यहाँ पे, इसको लेके क्या चीज देखना पड़ेगा? वो है कोचिंग। तो तुम मुझे पहला क्वेश्चन करोगे, सर क्या कोचिंग रिक्वायर्ड है, क्या उसके एब्सेंस में हो सकता है? तो देखो, मैं कहूंगा कि कोचिंग बेनिफिट करता है, ऐड करता है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हारे अंदर एक नेचुरल सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा कि तुम एवरीडे 12, 13, 14 आवर्स इनपुट करो। प्लस तुम्हारे पास सब चीज को खुद स्टडी करने का, अंडरस्टैंड करने का वो एक एबिलिटी भी तुम्हारे पास स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे पास उतना टाइम भी होना चाहिए। कोचिंग में क्या होता है यहाँ पे कि टीचर्स है, वेल इक्विप्ड है, वो पूरा कंसेप्ट बता देते हैं, किस तरह सब्जेक्ट को टैकल करना पूरा समझा देते हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव होता है। मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं, बैटरीज ऑफ टेस्ट लेते रहते हैं यहाँ पे, दैट प्रोपेल्स यू, पुशेस यू टू वर्क हार्ड। ओके, बस ये बेनिफिट हो जाता है कोचिंग का। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, तुमको लगता है कि हम लोग खुद से पूरा वर्कआउट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, तुम सेल्फ स्टडी से करो। पर अगर लगता है कि ऐसा नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द पार्ट ऑफ कोचिंग। ओके, अब कोचिंग क्लासेस को लेके भी क्वेरीज आता है, सर कैसे सिलेक्ट करने का? क्योंकि मैंने पीसीएम इंजीनियरिंग का बताया, मेडिकल में भी ऐसे ही है, नीट का एग्जाम्स होता है यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे, उसका तैयारी करना पड़ता है, उसके बेसिस पे तुम्हारा एंट्रेंस होगा यहाँ पे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस पे और अलग अलग मेडिकल कोर्सेज की तरफ। तो क्या चीज नेसेसरी है व्हाइल यू ट्राई टू सिलेक्ट अ कोचिंग क्लास? मैं तुमको पहला चीज बताऊंगा, घाई मत करो। तुम्हारे मोबाइल्स में दुनिया भर का मैसेज आता रहेगा, कॉल आएगा, अरे आई एम फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट, हमारा बेस्ट है, नंबर 1 है, हम ये प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है ये सब चीज स्टार्ट भी हो गया होगा यहाँ पे। ओके, इनका मार्केटिंग चलता है, ठीक है, वो अपने अपने बिजनेस में है तो मार्केटिंग करेंगे ही करेंगे, बट यू हैव टू बी केयरफुल। तुम डायरेक्टली किसी भी कोचिंग को हाँ मत बोलो। कोई भी कोचिंग क्लासेस को सिलेक्ट करने के लिए पहले एक्सप्लोर करो कि मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोचिंग क्लासेस हैं, किनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ओके, कहां पर फैकल्टी अच्छा है, कहां पर सिस्टम अच्छा है। अब तुम पूछोगे सर ये सब पता कैसे चलेगा? तो पता करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि तुम इंस्टीट्यूट को खुद विजिट करो और वहां पे ऑब्जर्व करो कि माहौल क्या है, सिस्टम क्या है। वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछो। अगेन क्वेश्चन अराइज होगा, सर जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे हम लोग बात कैसे करेंगे? क्या इंस्टीट्यूट वाले हमको बात करने को अलाउ करेंगे? तो मैं बताता हूं क्या करेंगे। जो कोचिंग क्लास होता है उसमें कोई ना कोई टाइम में तो बच्चे बाहर निकलेंगे ना, थोड़ा पेशेंस रखो, बाहर वेट करो, जब वो छूटता होगा उस टाइम पे पहुंच जाओ और बच्चों से पूछो, 5-6 बच्चों से पूछो कि मैं 10th में हूं, हो गया मेरा 10th, नेक्स्ट ईयर मुझे अप्रोच करना है, तो मुझे बता यहाँ पे क्या क्या चीज अच्छा है। वहां पर पढ़ने वाले बच्चे जो तुमको फीडबैक देंगे, वो फीडबैक बहुत जेन्युइन होगा और वो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेगा। बाकी प्लेंटी ऑफ कोचिंग क्लासेस बड़ा बड़ा कमिटमेंट करते हैं, ओके, उस कमिटमेंट के जाल में मत फंसना, ओके, क्योंकि वो तुमको क्या बोल रहे हैं और आने वाले 2 साल में क्या करेंगे इसका गारंटी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो बी वेरी केयरफुल।
ओके, जैसे मैंने बताया, विजिट करो, आस्क करो, एक्सप्लोर करो, फीडबैक लो. दैट इज द वे यू नीड टू आइडेंटिफाई. ओके, लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस बड़ा बड़ा ऐड करते हैं. हमारे यहां से इतने इतने बच्चे IITs में गए, इसमें गए, उसमें गए. अब बहुत बार कोचिंग क्लासेस अपना ट्रूथ नहीं बताते. टेक फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा कोचिंग क्लास है ऑल इंडिया लेवल पे, उसने ऐड करके बताया कि मेरे IIT में JEE मेंस में हमारे 1200 बच्चे क्वालिफाई हो गए. 1200 बच्चे स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए. अब मैंने इंफॉर्मेशन निकाला कि उन्होंने एवरेज पूरे इंडिया में इसके पास कितने बच्चे पढ़ते होंगे. तो कहीं से मुझे समझ में आया कि इसके पास पूरे इंडिया में अराउंड 50,000 से लेके 1 लाख बच्चे पढ़ते होंगे. तो चलो हम लोग 75,000 ही पकड़ लेते हैं एवरेज. यानी 75,000 बच्चे उसके कोचिंग क्लास में गए और उसमें से सिर्फ 1200 बच्चों ने क्वालिफाई किया. यानी सक्सेस का जो उसका रेट है वो 1.5% है. यानी वहां से 98.5% बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए. ये कोई कोचिंग क्लास उनको बताएगा नहीं. इसलिए ध्यान में रखना कि ये बड़े बड़े जो पेपर में फ्लैशी ऐड आता है और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके चक्कर में मत फंसना. तुम खुद एनालिसिस करो, खुद स्टडी करो. मैं तुमको बोल रहा हूं खुद जाना. यो काम मत करना कि अपने अंकल आंटी मम्मी डैडी को बोलो कि तुम जाओ, मैं घर पे बैठ के वीडियो गेम देखूंगा. वो सब नहीं करना है. तुम खुद जाओ और खुद एक्सप्लोर करो. ये बहुत एसेंशियल है. यहाँ इवन बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में ये भी हो जाता है यहाँ पे कि वो कमिटमेंट देते, ये करेंगे वो करेंगे. स्टार्टिंग में बोलते हैं कि तुम डेमो लेक्चर्स के लिए आओ, फ्री लेक्चर्स के लिए आओ. अब जनरली क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में स्टार्टिंग में ये जो डेमो लेक्चर और फ्री लेक्चर ये सबसे बेस्ट टीचर ही पढ़ाता है. और बाद में क्या होता है, ये जो बेस्ट टीचर होता है वो गायब हो जाता है, वो आता नहीं है. फिर जो लोकल टीचर होता है वो पढ़ाता है. और फिर तुम पूछते रहते हो, अरे कब आएगा, तो मालूम पड़ता है वो आएगा नहीं. या तो उसका ऑनलाइन लेक्चर करते बोलते हैं यूट्यूब के लिंक में जाओ और वहां से उसको तुम स्टडी कर लो. अब देखो, ये सब जो मैं बात तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं ये सब मैं एक्सपीरियंस से डिस्कस कर रहा हूं. ओके, बच्चों के फीडबैक से मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसलिए तुमको बता रहा हूं कि तुम केयरफुल रहना बिफोर यू सिलेक्ट द कोचिंग क्लास. इवन ये भी बता देता हूं, कोचिंग क्लास में इन्वेस्टमेंट बहुत है. इनका जो फीस है बड़े बड़े कोचिंग क्लास का लैक्स में चला जाता है यहाँ पे. तो जब तुम वहां पे जा रहे हो, अगर तुम्हारा पेमेंट कैपेसिटी नहीं है तो ओपन होकर बोल दो कि मैं इतना नहीं पे कर सकता. फिर वो अपने तरफ से देखेंगे तुमको क्या क्या डिस्काउंट वो प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे. बट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एज फार एज दिस इज कंसर्न. अगेन मैं रिपीट करता हूं, घाई मत करना. क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक डर का माहौल बन जाता है. सबको ऐसा लगता है कि अरे मेरा दोस्त इसने ये ज्वाइन किया, अगर मैं नहीं ज्वाइन करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा. ये डर तुमको लगता है यहाँ पे, बट डरने की कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे. हेस्ट कैन समटाइम्स मेक वेस्ट. ओके, बहुत सारे जगह पे क्या होता है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, अप्रैल में कोर्सेज चालू होता है, मई में कोर्सेज चालू होता है, पर वो जून तक बहुत स्लो जाते हैं. और जून के बाद जो बच्चे आते हैं उनको भी उसी बैच में डालते हैं और वही चीज रिपीट करते रहते हैं. तो फिर मुझे पता है अप्रैल या मई में ज्वाइन करने का फायदा क्या है, कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना. हाँ, घर बैठे बैठे तुम्हारा स्टडी स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई तुम्हारा इनिशिएट हो रहा है, वो ठीक है, पर तुम घाई मत करो. समझ में आ रहा है, सब इस फील्ड में जा रहे हैं इसलिए मैं भी जाऊं, वो मत करो. तुम अपने अपने लेवल को जरूर देखो. ओके, कि तुम किस लेवल पे हो, तुम उस चीज को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. बहुत सारे अच्छे कोचिंग क्लासेस भिवंडी के बाहर है. टाइम कंस्टेंट को ध्यान में रखना, जाने आने का कितना टाइम लगेगा. ओके, ऑन एवरेज तुम्हारा 2 से लेके 3 आवर्स का टाइम उसमें चला जाएगा. तो प्रॉपर इसका प्लानिंग करना, उसके बाद ही इसकी तरफ आगे बढ़ना है. ओके, तो ये बात मैंने तुमको बताया यहाँ पे. उसके बाद प्लानिंग को लेके आता है. प्लानिंग का बात मैं आगे यहाँ पे रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्या क्या चीज का तुमको प्लान करना चाहिए. एक तो अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं स्टडी कैसे करूँ, उसको मैं कैसे कंप्लीट करूँ, मेरा तरीका क्या होगा. वर्कआउट ऑन दिस थिंग्स. क्योंकि तुम वर्कआउट नहीं करते हो तो मुसीबत आ जाता है. तुम लोग के पढ़ने का तरीका वही हो गया, बस एक क्लास ज्वाइन किया, जो होगा होने दो, चलता रहे. ऐसा नहीं. You need to plan it well, how I am supposed to go ahead.
मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है यहाँ। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेडिकल का तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे मन में डाउट है कि व्हाट शुड आई डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए इंजीनियरिंग अच्छा है क्या मेडिकल अच्छा है, या मैं नीट की तैयारी करूं या JEE का करूं, क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो व्हाट यू कैन डू, तुम टाइम दो अपने आप, ज्वाइन मत करो इसके कोचिंग के लिए। 11th में साइंस लो, पहले साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से समझो, ये सब्जेक्ट क्या है, क्या मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। ओके, आस्क योरसेल्फ दिस थिंग। ओके, दिस इज वेरी एसेंशियल। तुमको फील होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। ओके, तुम कितना उसमें आगे बढ़ सकते हो। एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा है, वेदर इट इज मेडिकल और इंजीनियरिंग, उसके बाद तुम डिसीजन लो। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि आई गेट लेट, कोई लेट नहीं होता यहाँ, समझ में आ रहा है, कोई लेट नहीं होता है यहाँ पे। तुम देर से चालू करोगे तो भी तुम कवर अप कर सकते हो, समझ में आ रहा है। मेनी टाइम्स स्लो एंड स्टडी कैन डेफिनेटली विन द रेस एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड हियर। ये कोई रैट रेस नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि तुमने 100 दिन में 100 लेक्चर अटेंड किया, सबका सब तुम्हारे दिमाग में घुस गया, ऐसा नहीं होता है। मैनी स्टूडेंट्स कंटिन्यूस लेक्चर अटेंड करते हैं पर उसको कवर अप करने के लिए उनको और 150-200 दिन लगता है, वो कवर अप ही नहीं कर पाते। दिस ओनली गोज टू शो कि इसमें चैलेंजेस है जिसको समझना बहुत नेसेसरी है। ओके, तुम ये नहीं समझते हो और बस ऐसे ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो। लॉट ऑफ यूनिटी के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम बाहर बड़ा बड़ा कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पर बाद में उनका रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि मैं इस चीज का भी कोशिश करता हूँ ट्रैकिंग करने के लिए कि जो स्टूडेंट भिवंडी के बाहर गया, बाहर पढ़ रहा है, क्या हुआ उसके साथ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाते, उनको स्कोर उतना अच्छा आता नहीं। इनफैक्ट कितने का तो स्कोर जो आया वो भिवंडी में रह के अगर करते हैं, यहाँ के कोचिंग क्लास से तो भी आ जाता, उनको वहां पर जाने का तो कुछ जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है। और कितने केसेस में मैंने ये भी देखा कि बाहर के कोचिंग क्लास से जो स्टार्टिंग में बात बोला उसको उन्होंने बाद में ट्विस्ट कर दिया, चेंज कर दिया और स्टूडेंट्स को फूल किया और स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। और मैं सबसे बड़ा इश्यू बताता हूं भिवंडी के स्टूडेंट्स का। व्हाट हैपेंस, तुम ज्वाइन करते हो कोचिंग क्लास, वहां पे 6-6 घंटे का सेशन होता है, वो बहुत सारा वर्क तुमको देते हैं। घर पे आने के बाद तुम्हारा काम क्या है, तुम घर पे बैठो, वर्कआउट करो, स्टडी करो, ये सब एब्सेंट है, ये सब नहीं होता। तुम घर पे आके बस आराम से सो जाते हो, 2-3 बजे आके सोते हो, 6-7 बजे उठते हो, फिर चैटिंग ये वो चलता रहता है। अगले दिन बस हाथ पैर मुंह धो के नहा के बस में बैठ के पहुंच जाने का, 6 घंटे अटेंड करके फिर आने। और तुम्हारा एक जो आदत है, जब टेस्ट रहेगा तो पढ़ने का, नहीं तो क्यों पढ़ने का, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो तुम वो कुछ करते नहीं हो, डेली वर्कआउट ही नहीं करते हो, ये सब का कॉन्सिक्वेंस यू गो टेंड टू गो बिहाइंड यू। तुम कोचिंग क्लास में ही पीछे हो जाते हो, कंसेप्ट समझ में नहीं आता, और 6 महीने के बाद तो क्या चल रहा है कुछ नहीं मालूम पड़ता, समझ में आ रहा है। हाँ, दुनिया तुमको पूछेगी, माँ बाप पूछेंगे, कोई टीचर पूछेगा, हाँ अच्छा चल रहा है यहाँ पे, पर अंदर ही अंदर पता है कि चल कुछ नहीं रहा। मुझे तो कितने बच्चों का चेहरा देख के समझ में आ रहा है इसका बराबर नहीं चल, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर। तो तुम्हारे अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन भी तो चाहिए। इससे तो मैंने वर्ड यूज किया कि प्लानिंग करो कि मैं इतना, अगर वहां पे 6 घंटे का सेशन होगा तो घर पे आके मुझे 10 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तो जाके मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। वहां पे सेशन होते जा रहे हैं, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या फायदा, पूरा का पूरा तुम्हारा ट्रैवलिंग इन्वेस्टमेंट मनी का वेस्ट जा रहा है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम सेइंग टू यू हियर, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे ये गलती कर चुके हैं, अभी भी ये गलती रिपीट कर रहे हैं। ओके, तुम ये मत करना, बी वेल प्रिपेयर्ड हियर, डिसिप्लिन इसीलिए मैंने जोड़ दिया। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन लैकिंग है, ये जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम बताया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इजी नहीं है, बहुत टफ है, समझ में आ रहा है। तुम्हारे 10 के एग्जाम से 10 टाइम्स टफ हो सकता है, टाइम लिमिट कम है, कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है, तो थिंग्स आर नॉट इजी। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, और इसमें मैंने बताया प्लानिंग करो,
डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो जाके साइंस के स्ट्रीम में सक्सेस मिलने का चांसेस ज्यादा होगा। प्लानिंग का मैं एक इफेक्टिव एग्जांपल देता हूं। ओके, लॉट ऑफ स्टूडेंट जैसे मैंने बताया वो कंफ्यूज होते हैं 10th के बाद क्या करना है, साइंस में मेडिकल में जाना है नहीं जाना है। यहाँ मैं अक्सर स्टूडेंट को क्या एडवाइस करता हूं, तुम 11th का जो तुम्हारा साल है उसमें साइंस को समझो, 12th से कोचिंग ज्वाइन करो, और अगर तुमको लग रहा है कि मुझे मेडिकल में जाना है तो 12th के बाद एक्सक्लूसिव कोचिंग करो नीट का। अब तुमको अजीब लगेगा सर आप ये क्या बता रहे, पर ये मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं कि ये फॉलो करो। मैं इसका बताता हूं क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, 11th 12th में तुम स्टेट बोर्ड का एग्जाम तो दोगे, वो तो देना ही है, उसकी तैयारी करो। तुमको कॉलेज में जाना आना, प्रैक्टिकल करो, ये करो वो करो, और अगर तुम घर से बाहर निकलोगे 10 तुमको दोस्त मिलेंगे, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, टाइम पास होगा। ये सब स्टूडेंट बैलेंस कर ही नहीं पाते। नतीजा जो ऐसा मर के देते हैं 12th के बाद उनका नीट का स्कोर अच्छा नहीं आता, बहुत खराब आता है। मैंने देखा 95% वाले बच्चे उनको नीट में पास के कैटेगरी का भी स्कोर नहीं मिला। बिलीव माय वर्ड, पास के कैटेगरी का भी स्कोर नहीं मिला। तो मैं पैरल में क्या बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा मेडिकली एम है तो 12th के बाद क्या करो, कोचिंग ज्वाइन करो। इसका बेनिफिट क्या है, तुमको ड्रॉप लेना पड़ेगा, 1 साल घर पे बैठना पड़ेगा, पर बेनिफिट क्या है, तुम्हारे पास ऊपर ये स्टेट बोर्ड का प्रेशर नहीं रहेगा, यू आर फ्री। 1 साल पूरा 6 घंटा कोचिंग, 10 घंटा घर पे पूरा वर्कआउट करो 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 करो, और उसके बाद 1 साल के बाद एग्जाम। अगर तुम नहीं क्लियर हुए या तुम्हारा स्कोर कम आया, जितना तुमको चाहिए उतना नहीं मिला, कोई बात नहीं है, अगले साल दोबारा बैठ के वर्कआउट करो, क्योंकि नीट में 2 से 3 अटेम्प्ट अलाउड है, करो। होगा क्या, तुम्हारा 1-2 साल जाएगा, जाने तो क्या फर्क पड़ता है। तुमने आज तक किसी डॉक्टर से पूछा है कि उसका उम्र क्या है या कितनी उम्र में उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया। तुम सरप्राइज रहोगे बीओडी के कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं 30 साल की उम्र में डॉक्टर बने हो या उससे भी ज्यादा, तो उनको नहीं फर्क पड़ता, किसी को नहीं फर्क पड़ता ना, किसी इंजीनियर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये स्ट्रैटेजी भी अपना सकते, यही मैंने बताया प्लानिंग। तो इन ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा, साइंस रिक्वायर्स लॉट ऑफ कमिटमेंट, प्लानिंग, हार्ड वर्क, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरेशन। आज का जो मेरा सेशन है साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए है। ऐसा नहीं कि तुम इस फील्ड में जाओ ना जाओ तो भी तुमने इसको देखा होगा, यू विल कम टू नो समथिंग हियर कि क्या करना चाहिए यहाँ। पर जैसे मैंने पहले बताया, 1 सेशन इज नॉट इनफ। अगर आज के मेरे सेशन से तुम कन्विंस हो गए हो कि हाँ मुझे साइंस में जाना है, वेल एंड गुड। और अगर कन्विंस हो गए कि साइंस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं किसी और जगह पे जाता हूँ, वेल एंड गुड। एक बात, दोनों तरह से मुझे लगेगा कि सेशन का जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल हुआ है यहाँ पे। इवन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, तुम वो डाउट को मेरे सामने पुट फोर्थ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर जो तुमको ऑलरेडी मैसेज करके बता, उस नंबर पे मुझे सेंड करके बता दो कि तुम्हारे डाउट्स क्या है यहाँ पे। इवन मैं चाहूंगा अगर तुम्हारे पास नेट का रेगुलर एक्सेस है तो नेट से भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। थैंक यू।